निकल के आ रहा है। कल हमने, अगर कल की बात करें तो कल हमने बायोट-सैवर्ट लॉ किया था। बायोट-सैवर्ट लॉ किसके इक्वल निकल के आ रहा था? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl आर स्क्वायर साइन थीटा। और इसकी डायरेक्शन हमने फाइंड आउट की थी, सारी डिस्कशन की थी हमने, ये फॉर्मूले के बारे में सारी हमने स्टोरी डिस्कस की थी। इसकी डायरेक्शन हमें मिलती है राइट हैंड थंब रूल के साथ। तो कल हमने सिर्फ थ्योरी डिस्कस की थी, कोई आर्टिकल नहीं किया था। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक आर्टिकल के साथ, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एन आर्टिकल। हमारे आर्टिकल के साथ हमारी शुरुआत होनी शुरू करनी है। तो सबसे पहला आर्टिकल जो मेरा इसके बीच में निकल के आ रहा है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। अब करंट के हमने जो एक सारी बात कर ही ली है, करंट तो होगा ही होगा, विदाउट करंट तो होगी नहीं बात। तो कैरिंग करंट, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़े ध्यान से देखने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो मैं इसमें बायोट-सैवर्ट लॉ सीधा सीधा यूज करने वाला। तो होगा क्या, कल की डिस्कशन के हिसाब से चलेंगे, उसके हिसाब से ही सारी बातें करेंगे। तो मैंने यहां पर क्या कंसीडर किया, एक सर्कुलर कॉइल कंसीडर कर, ठीक है, एक सर्कुलर कॉइल कंसीडर कर ली। ऑल्दो सर्कल अच्छा नहीं बना, ये दोबारा बनाते हैं। तो ये मेरी सर्कुलर कॉइल निकल के आ रही है, पहले से बेटर, ठीक है। अब इसके बीच में मैंने करंट आई सेंड किया, यहां पर करंट आई सेंड किया मैंने, और ये करंट आई इस डायरेक्शन में जाता हुआ, इस डायरेक्शन में जाता हुआ, यहां से बाहर की तरफ जाता हुआ, ठीक है। अब मुझे सेंटर के ऊपर, ये सेंटर में ओ कोई पॉइंट है, सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब कल वाली सारी डिस्कशन, अब जिसने कल वाला लेक्चर नहीं लगाया उसे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो पहले कल वाला लेक्चर देखें, फिर अगर ये वाला लेक्चर देखिएगा, ठीक है। अगर हम कल वाली डिस्कशन को अपने दिमाग में रखें, ठीक है, और मूव करें, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक करंट एलिमेंट चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक करंट एलिमेंट DL यहां पर कंसीडर कर लिया, दिस इज द करंट एलिमेंट DL मैंने यहां पर कंसीडर किया। तो क्योंकि बायोट-सैवर्ट ने क्यों क्या बोला था, पूरी वायर के लिए कहता एट द सेम टाइम वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते, तो उसने करंट एलिमेंट स्मॉल पोर्शन ऑफ वायर के लिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालने की सोची, ठीक है। स्मॉल पोर्शन ऑफ वायर के लिए उसने निकालने की कोशिश सोची मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये करंट एलिमेंट DL निकल के आया। अब ये करंट एलिमेंट का डिस्टेंस फ्रॉम द O पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूं R, ठीक है, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ठीक है, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ठीक है। ये करंट एलिमेंट जो भी निकल के आ रहा है उसका मैंने डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O फाइंड आउट किया, और वो निकल के आ रहा है मेरा रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ठीक है। अब हमें मालूम है करंट एलिमेंट, अगर आप बात करो करंट एलिमेंट DL, ठीक है, एक्ट्स एज टेंजेंट। अब अगर इस पॉइंट को अच्छी तरह से देखो, इस वाले पोर्शन को अच्छी तरह से देखो, तो करंट एलिमेंट टेंजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, और ये रेडियस है, ये वाली साइड क्या निकल के आ रही है, रेडियस निकल के आ रही है। एंड मैं जूनियर क्लासेस में पढ़ के आया हूं, रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। तो ये वाला एंगल मुझे ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री का दिया हुआ, ये वाला एंगल मुझे ऑलरेडी क्या दिया हुआ, 90 डिग्री का। पुरानी नॉलेज को यूज करते हुए बात कर रहे हैं कि करंट एलिमेंट DL बिहेव्स एज एन टेंजेंट, ठीक है, वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि R इज द रेडियस है, रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। ये वाला बात हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ी हुई, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल निकल के आ रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन, ये आर्टिकल एग्जाम में आता तो वो सारी बातें लिखनी है। कंसीडर a current carrying circular coil of radius R, then suppose
सपोज करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, वो सारी बातें लिखनी है। वो सारी बातें लिखने के बाद, वो मैं नहीं लिख रहा, वो सारी बातें लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, सीधा ही बायोट-सैवर्ट लॉ लगा देना जो हमने कल पढ़ा था। dB, ठीक है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये सारा हमने कल पढ़ा था, हमने ये सारी बातें कल पढ़ी थी, ठीक है। वेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देखो dB किसके इक्वल निकल के आ रहा है, म्यू नॉट 4 पाई I dl साइन 90 डिग्री, एंड साइन 90 डिग्री मेरे पास क्या निकल के आता है 1। साइन 90 डिग्री मेरे पास क्या निकल के आता है 1, ठीक है। सिंपल आर्टिकल, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। मैं O पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैंने सीधा बायोट-सैवर्ट लॉ लगा दिया। I dl मेरा ये करंट एलिमेंट निकल के आ रहा है, वेयर एज डिस्टेंस ऑफ करंट एलिमेंट फ्रॉम द सेंटर वो निकल के आ रहा है r, ठीक है। r क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी कैलकुलेटेड, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द करंट एलिमेंट, ठीक है। अब करंट एलिमेंट और जो r निकल के आ रहा है, उन्होंने आपस में जो एंगल बनाया होता है दैट इज थीटा, वो इस पोर्शन के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर वो क्या निकल के आ रहा है 90 डिग्री का निकल के आ रहा है। ज्यादा मुश्किल नहीं, ठीक है। तो यहां पर dB किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। अब अगर बात करें, ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो वो कैसे निकल के आएगी, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अगर इंटीग्रेट करता हूं दोनों साइड्स को तो म्यू नॉट 4 पाई I r स्क्वायर, dl ही वेरिएबल, ये सारा मेरा क्या निकल के आ रहा है, कांस्टेंट निकल के आ रहा है, बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल भी चेंज नहीं होगा, जो करंट आपने सेंड किया वो भी चेंज नहीं होगा। चेंज किसमें निकल के आएगा, एवरी टाइम dl के अंदर निकल के आएगा। dl मेरा क्या कर रहा है, आपस में इंटेग्रेट हुआ, पूरा क्या दे रहा है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल निकल के आ रहा है, ठीक है। अब खुद सोचो, ये भी dl पोर्शन आ गया, ये भी अगेन dl पोर्शन आ गया, अगेन ये dl पोर्शन आ गया। अब ये सारे dl वाले पोर्शन, ये कलरफुल पोर्शन जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये सारे dl को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये सारे पोर्शन आपस में अगर चेक करो तो ऐड होके मुझे क्या देंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दे रहे। तो मैं जितने भी dl निकल के आ रहे हैं, क्योंकि करंट रुकेगा थोड़ी ना, करंट तो dl idl है, करंट एलिमेंट क्या होता है idl, ठीक है। करंट एलिमेंट तो मूव करता जाएगा, और जोन से मर्जी पॉइंट के ऊपर आप ले लो सर्कुलर कॉइल के ऊपर, वो एवरी टाइम रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल ही बना के जाएगा, ठीक है। तो I कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, वेरिएबल टर्म क्या निकल के आ रही है, अकेली dl निकल के आ रही है। तो dl का अगर इंटीग्रेट करता हूं, यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया B, रेडियस का सॉरी dl का अगर इंटीग्रेट करता हूं तो dl का इंटीग्रेट करके मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकल के, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल निकल के आ रहा है। और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकलने के बाद ये मेरा क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, मतलब ये कटिंग हम करते नहीं है, रिजल्ट बच्चा यही याद रखता है, ये इजी है याद करने में, लर्न दिस, लर्न इट, इसे याद करने में ज्यादा इजी है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I r स्क्वायर 2 पाई r, ठीक है। वैसे अगर कटिंग करनी है तो शो कर दो, तो कटिंग करके हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, ये देखिए पाई की पाई के साथ कटिंग, 2 की 4 के साथ कटिंग, r की r स्क्वायर के साथ कटिंग, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 2 r I। तो ये मेरा सिंपल सा आर्टिकल था,
ठीक है। अब लास्ट रह गया डायरेक्शन। एवरी टाइम डायरेक्शन की बात करके ही आनी है। तो डायरेक्शन में क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, क्या निकल के आ रहा है? राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो क्या, मैंने थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हेयरएज कर्वी फिंगर्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब चेक करो, ओ पॉइंट के ऊपर कर्वी फिंगर्स इनवर्ड जा रही है। राइट हैंड थंब रूल की अगर थंब रिप्रेजेंट कर रहा है करंट की डायरेक्शन को, तो ओ पॉइंट के ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रही है? इनवर्स जा रही है। तो डायरेक्शन मेरी क्या निकल के आ रही है यहां पे? इनवर्स। डायरेक्शन मेरी क्या निकल के आएगी यहां पे? इनवर्स। ठीक है, एवरी टाइम जब भी आर्टिकल कंप्लीट होगा डायरेक्शन मेंशन करके आनी ही आनी है। विदाउट डायरेक्शन बात नहीं बनेगी। विदाउट डायरेक्शन मेरी बात नहीं बनेगी। आर्टिकल को अच्छी तरह से समझो, आर्टिकल को अच्छी तरह से समझो। ठीक है, रिजल्ट ये वाला याद करना है जो मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के बीच में आपको जरूरत इसी की पड़ेगी, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू सीधी पुट करोगे 10⁻⁻⁷। यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट बच रहा 4 पाई नहीं है, तो ये वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, तो ये रिजल्ट हमने कौन सा याद रखना है? जो मैंने बॉक्स के अंदर डाला, जो मैंने बॉक्स के अंदर डाला था रिजल्ट वो वाला याद रखना। ठीक है, चलिए एक और करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। मेरे पास यहां पर न्यूमेरिकल निकल के आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या लिया? 2 कॉइल्स ली, सर्कुलर कॉइल्स इस डायरेक्शन। इस तरह से मेरे पास 2 सर्कुलर कॉइल्स निकल के आ रहे हैं, दोनों का सेंटर सेम निकल गया, दोनों का सेंटर सेम निकल गया। These are my 2 circular coils, दोनों का सेंटर क्या निकल के आ रहा? सेम निकल गया। ठीक है, O is the center। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों कॉइल्स के बीच में जो करंट जा रहा है, फर्स्ट कॉइल के बीच में करंट जा रहा है I1, दूसरी कॉइल के बीच में करंट जा रहा है I2। डायरेक्शंस नोट कर लो, डायरेक्शंस बड़े ध्यान से नोट कर लो। चेक कर लो। अब ये 2 कॉइल्स, the 2 coils are at 90 degree to each other, are at 90 degree to each other, the 2 concentric coils। ये concentric coils, concentric मतलब जिनका सेंटर सेम निकल गया, are 90 degree to each other। Find resultant magnetic field। आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब दोनों कॉइल्स का रेडियस सेम है। गिवन क्या है? गिवन क्या है? R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। दोनों कॉइल्स का रेडियस क्या निकल के आ रहा है? सेम निकल के आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है आपने। जरा सोच के बताओ कैसे निकल के आएगा, सोच के बताओ जरा कैसे निकल के आएगा। The 2 concentric coils are at 90 degree to each other। Find the result। अब 90 डिग्री है तो समझो एक इस तरह से निकल के आएगी, एक इस तरह से निकल के आएगी, तो 90 डिग्री टू ईच अदर निकल के आएगी। ठीक है, मतलब एक सीधी पड़ी हुई है, ठीक है, दूसरी दीवार, एक फ्लोर के ऊपर होगी, दूसरी वॉल होगी। ठीक है, एक फ्लोर के ऊपर होगी, दूसरी वॉल के ऊपर होगी। इस तरह से इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, एक कॉइल आपकी फ्लोर के ऊपर पड़ी हुई है, दूसरी कॉइल अपनी वॉल के ऊपर पड़ी है। वॉल एंड फ्लोर मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो कॉइल्स भी एक दूसरे के साथ एंगल क्या करके जाएंगी? 90 डिग्री का एंगल तैयार करके जाएंगे। ठीक है, तो
सीधी सी बात है, मैंने सीधा रिजल्ट लगा दिया पीछे वाला, जो ये मेरा रिजल्ट निकल के आ रहा है, मैंने दोनों कॉइल्स के ऊपर रिजल्ट लगा दिया ये वाला, ठीक है, दोनों कॉइल्स के ऊपर मैंने रिजल्ट लगा दिया ये वाला, ठीक है। अब गिवन में एक चीज और लिख लो कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I है, करंट भी दोनों में सेम जा रहा है, तो सॉल्यूशन में मेरे पास क्या निकल के आएगा, पहली कॉइल की B1 मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन सेम नहीं होगी, मैग्नीट्यूड दोनों कॉइल्स का सेम होगा, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए B1 और B2 कंसीडर करके चलना। बात समझो इस बात को, एक को मैग्नेटिक फील्ड B1 मानूंगा, एक को मैग्नेटिक फील्ड B2 मानूंगा, ऑल्दो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम निकल के आएगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग हैं, इसलिए एक को B1 का नाम दूंगा, दूसरी को B2 का नाम दूंगा, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट 4 पाई I R स्क्वायर 2 पाई R, ठीक है। अब डायरेक्शन फाइंड करते हैं, अब राइट हैंड थंब रूल लगाया, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली चेक करो जरा, यहां पर इस पॉइंट के ऊपर मैं I1 मान के चल रहा हूं, तो राइट हैंड थंब रूल लगाने के बाद मुझे पता चल रहा है ये आउटवर्ड निकल के आ रही है, O पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मेरी क्या निकल के आ रही है, आउटवर्ड, ये इसकी डायरेक्शन मैंने साथ में लिख ली, आउटवर्ड, डायरेक्शन मेंशन साथ में ही करनी है, ठीक है। परपेंडिकुलर आप कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टिंग आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टिंग आउटवर्ड। लैंग्वेज की तरफ ध्यान दो, लैंग्वेज की तरफ ध्यान दो, कैसे एग्जाम के अंदर मुझे लैंग्वेज लिख के आना, ठीक है। अब ये आउटवर्ड डायरेक्शन को याद रखो, ये मेरा मार्कर जिस तरह से निकल के आ रहा है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब आपकी कॉपी के पेज में से बाहर की तरफ आ रही है, तो वो उसे मैं इस डायरेक्शन के अंदर शो कर रहा हूं, मेरे पास तो ये 2D है, तो मैं इसे इस डायरेक्शन के अंदर शो कर रहा हूं। वैसे इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या निकल के आएगी, आपकी कॉपी में से बाहर निकलती हुई आएगी, आपकी कॉपी में से बाहर निकलती हुई आएगी, ठीक है, बाहर निकलती हुई आ रही है ना। तो ऐसा करो, एक मिनट, इसकी डायरेक्शन ये मत मानो, इसकी डायरेक्शन ये मान के चलो, ये आउटवर्ड, ये B1 मान के चलो, ऊपर की तरफ शो हो रहा है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, ये आउटवर्ड आपके पेपर के में से बाहर निकल के आ रहा है। सिमिलरली B2, अब B2 का भी मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा, सेम निकल के आएगा, B2 का भी मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा, मेरा सेम निकल के आएगा। तो यहां पर मैंने B2 भी लिख दिया, इक्वल टू B2 भी लिख दिया, ठीक है। हाँ जी बेटा, नहीं, करंट सेम है बेटा, मैंने फिगर के अंदर I1 I2, लेकिन गिवन के अंदर लिखा I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I है, I1 I2 इसलिए फिगर के अंदर शो किया सो दैट आपको पता चले कि B1 B2 सेपरेट है। सेपरेट क्यों है, क्योंकि उनकी डायरेक्शंस अलग अलग है। वैसे I1 और I2 का मैग्नीट्यूड क्या निकल के आ रहा है, I आ रहा है। सिमिलरली R1 एंड R2 का मैग्नीट्यूड क्या निकल के आ रहा है, R निकल के आ रहा है, ठीक है। दमन क्लियर है बात, ठीक है। देन अब डायरेक्शन फाइंड करो B2 की, B1 की डायरेक्शन आई है आउटवर्ड, B2 की डायरेक्शन की तरफ ध्यान देते हैं, B2 की डायरेक्शन की तरफ आप ध्यान दो, ठीक है। और मुझे बताओ B2 की डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है, अपनी कॉपी में से देख के बताओ, डायरेक्टेड कैसे निकल के आ रही है। राइट हैंड थंब रूल लगाओ और मुझे बताओ बबन, डायरेक्शन कैसे निकल के आ रही है I2 के केस में, I2 के केस में पेज से बाहर आ रही है, आपने स्क्रीन हाउस से बाहर आ रही है, आउटवर्ड्स। और किसी का, अब आओ समझते हैं इस बात को, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन आउटवर्ड निकल के आ रही है, लेकिन
B2 इज ऑल्सो आउटवर्ड, B2 भी मेरा क्या निकल के आ रहा है, आउटवर्ड निकल के आ रहा है। लेकिन याद रखो ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे हैं। B1 एंड B2 आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। क्यों 90 डिग्री है समझो, जब आपने, मेरा हाथ नजर आ रहा, ठीक है, इसी तरह से अपना हाथ लगा के देखो तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्लेन की तरफ जा रही है, इस तरह से जा रही है आपकी तरफ। कौन सी? B1। B1 आपके फ्लोर के पैरेलल निकल के आएगी। अगर आपकी कॉपी दीवार के ऊपर है, जैसे ये मेरा बोर्ड दीवार के ऊपर लगा हुआ है, तो मेरा B1 क्या निकल के आ रहा है, पैरेलल टू दी फ्लोर। क्या निकल के आ रहा है? पैरेलल टू दी फ्लोर। वेयर एज B2 इस तरह से निकल के आ रहा है, पैरेलल टू दी वॉल, पैरेलल टू दी वॉल निकल के आ रहा है। आउटवर्ड जरूर है, लेकिन B2 मेरा क्या निकल के आ रहा है, पैरेलल टू दी वॉल। आप देखो इस तरह से रख रहा हूं, वो इस तरह से रख रहा हूं, वो इस तरह से रख रहा हूं, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या निकल के आ रहे हैं, 90 डिग्री पे निकल के आ रहे हैं। हाँ जी आस्था, क्या पूछना है? मैं समझा रहा हूं, तभी कह रहा हूं ये चैप्टर में बड़ा ध्यान रखना है इस बात का। डायरेक्शन की तरफ आ रहा हूं। आस्था I1 देख रहे हो, मेरे हाथ को देख रहे हो? आस्था डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है, इस तरह से निकल के आ रही है, इस तरह से नजर आ रहा है। वॉल के ऊपर मेरा बोर्ड लगा हुआ है, तो ये पैरेलल टू द फ्लोर निकल के आ रही होगी। समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है। अच्छा, अगर I2 की टर्म्स में जाते हैं, अगर मेरी बच्ची I2 की टर्म्स में देखूं, ये मेरा I2 निकल के आ रहा है, ठीक है। I2 की टर्म्स में भी ये मेरा क्या निकल के आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, लेकिन ये आउटवर्ड इस तरह से आ रहा है कि फ्लोर के साथ परपेंडिकुलर निकल के आ रहा है। फ्लोर के साथ क्या निकल के आ रहा है, परपेंडिकुलर। एक इस तरह से है, एक परपेंडिकुलर है। अब समझ में आ रहा है आस्था? ठीक है, तो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ, B1 एंड B2 एक दूसरे के साथ क्या निकल के आ रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे निकल के आ रहे हैं। और जब भी कोई चीज, दो वेक्टर्स अगर 90 डिग्री पे एंगल पे आते हैं, तो उनका रिजल्टेंट इस तरह से निकल के आता है, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कैसे निकल के आता है? बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों के दोनों मेरा आउटवर्ड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है, बट एक दूसरे के साथ क्या निकल के आ रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल पर निकल के आ रहे हैं। एक दूसरे के साथ क्या निकल के आ रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल पर निकल के आ रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना है, बड़ी ऑब्जर्वेशन चाहिए इसके लिए। तो जब भी ये चीज निकल के आती है, मुझे मालूम है कैसे लिखते हैं हम, बी वेक्टर, ये रिजल्टेंट है अंडररूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है। B1 की वैल्यू पुट कर दी, B2 की वैल्यू पुट कर दी, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या निकल के आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये B1 स्क्वायर, तो अंडररूट 2 B1, ठीक है, अंडररूट 2 B1। उठा के B1 की वैल्यू पुट कर दो, उठा के B1 की वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट 4 पाई I r स्क्वायर 2 पाई r, ठीक है। इन केस अगर ये वैल्यूज दी होंगी पुट कर देंगे। तो समझ में आया मेरा क्वेश्चन? सॉल्यूशन समझ में आ रहा है? चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूं, एक मिनट। नोट कर दो इसे सारा। नोट कर लो इसे। तो मैं अगले टॉपिक की तरफ जा रहा हूं। अगले न्यूमेरिकल की तरफ ही जा रहा हूं। चलिए
अगले न्यूमेरिकल की तरफ जा रहा हूं, बड़े ध्यान से न्यूमेरिकल्स की डायरेक्शन की तरफ ध्यान दीजिएगा। आपको इतना तो समझ में आ गया इस न्यूमेरिकल के अंदर कि मेन मोटिव हमारा क्या होता है, डायरेक्शंस फाइंड करना होता है। मेन मोटिव हमारा क्या होता है, डायरेक्शंस को फाइंड करना होता है। उसी में दिमाग लगता है हमारा, उसी में हमारा दिमाग लगता है और कुछ नहीं तंग करने वाली बात। अरे यार क्या हुआ, कुछ बच्चों से ज्वाइन नहीं किया जा रहा, उनकी इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही होगी। नहीं हो रहा, हो नहीं पा रहा। लिंक से भी नहीं हो रहा। चलिए मैं अगले आर्टिकल की तरफ जा रहा हूं, फिर ये दोनों आर्टिकल्स के न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। तो मेरा नेक्स्ट आर्टिकल निकल के आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, अब अगर वो स्ट्रेट कंडक्टर की बात कर रहा है, इसकी फिगर को बड़े ध्यान से समझिएगा। ये मेरे पास फिगर निकल के आ रही है, ये स्ट्रेट कंडक्टर निकल के आ गया ब्लैक कलर का, ये मेरे पास स्ट्रेट कंडक्टर निकल के आ गया ब्लैक कलर का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये कोई पी पॉइंट निकल के आ गया जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, ये वाला पी पॉइंट जो निकल के आ रहा है ये वायर के सेंटर में नहीं है, ये वायर के सेंटर में नहीं निकल के आ रहा। ये वाला जो पी पॉइंट है ये वायर के सेंटर में नहीं निकल के आ रहा। ठीक है, अब वायर को मैंने नाम दे दिया एक्स वाई का, इसका एक एंड x, दूसरा एंड क्या निकल के आ रहा है y। ठीक है, आर्टिकल का नाम लिख लिया, मैं रब कर रहा हूं इसे आर्टिकल के नाम को। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, ये मेरा आर्टिकल का नाम है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब मैंने P पॉइंट का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए कंसीडर किया। ठीक है, P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर क्या कंसीडर करके चल रहा हूं, ए। ठीक है, अब P ने Y पॉइंट के साथ, एक्सट्रीम पॉइंट के साथ एक एंगल तैयार किया, दैट इज φ1। इसी तरह से x के साथ एक एंगल तैयार किया, दैट इज φ2। x के साथ एक एंगल तैयार किया, एक y के साथ एंगल तैयार किया। ठीक है, बाहर की तरफ बना, ये एंगल जो निकल के आ रहा है दिस इज φ1, ये वाला एंगल, एंड ये वाला एंगल जो निकल के आ रहा है दिस इज φ2। ठीक है, कंसिडर ए वायर XY कैरिंग द करंट। अब करंट कैरी कर रहा है, अगर करंट कैरी कर रहा है तो मैंने क्या किया, कंसीडर एक करंट एलिमेंट आईडीएल, एक करंट एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ये आईडीएल करंट एलिमेंट कंसीडर कर लिया मैंने। आईडीएल इज द करंट एलिमेंट जो मैंने कंसीडर कर लिया। अब ये करंट एलिमेंट ने, अब आपको पिछले आर्टिकल की तरह चलना। ठीक है, पिछले आर्टिकल में अगर आपको याद हो, ठीक है, एवरी टाइम बायट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है,
बायट-सैवर्ट लॉ कहता था कि करंट एलिमेंट, ठीक है, क्या करंट एलिमेंट क्रॉस प्रोडक्ट विद दी, ठीक है, करंट एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट विद दी, ठीक है, करंट एलिमेंट का मतलब डीएल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद दी आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द करंट एलिमेंट, डिस्टेंस ऑफ द करंट एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। अब ये बायट-सैवर्ट लॉ ने हमें दिया था आर वेक्टर। आर क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द करंट एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। अब ये करंट एलिमेंट ने, सपोज करो ये करंट एलिमेंट ने थीटा डिग्री का एंगल तैयार कर दिया, ये करंट एलिमेंट ने यहां पर थीटा डिग्री का एंगल तैयार कर दिया मेरे लिए, सपोज करो, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या निकल के आया? अब ध्यान से देखना शुरू करते हैं। मेरे पास क्या क्या निकल के आया? मेरे पास करंट एलिमेंट निकल के आ गया, मेरे पास आर वेक्टर निकल के आ गया। तो मैं इसके बाद फॉर्मूला लगा सकता हूं बायट-सैवर्ट लॉ, मैं रिजल्ट यूज कर सकता हूं बायट-सैवर्ट लॉ का, ठीक है। अच्छा, अब बायट-सैवर्ट लॉ लगाने से पहले, बायट-सैवर्ट लॉ लगाने से पहले मैंने ये पॉइंट को नाम दे दिया सी का, ये पॉइंट को नाम दे दिया सी का, एंड डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम द करंट एलिमेंट उसका नाम दे दिया एल का। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम द करंट एलिमेंट उसको नाम दे दिया मैंने सी का, एल का। एक तरह से ये लेंथ ऑफ वायर ही है, ये लेंथ ऑफ वायर। अब इतना कुछ देखने के बाद मैंने क्या किया? सीधा ही अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ लगा दिया, अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ। तो डीबी वेक्टर मेरा क्या निकल के आएगा? डीबी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसलिए थीटा एंगल तो कंसीडर करना ही पड़ना था, ठीक है। ये थीटा एंगल फिगर के अंदर आपको शो किया हुआ, ये वाला जिसे मैंने अब ब्लू कलर के साथ मार्क कर दिया, ये थीटा डिग्री का एंगल है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। कंसीडर किया? क्लियर है? समझ में आ रही बात? ठीक है। अब ये थीटा की वैल्यू निकालने की सोची हमने ये थीटा की वैल्यू निकालने की सोची। अब जिस पॉइंट के ऊपर हमने करंट एलिमेंट कंसीडर किया वो पॉइंट को नाम दे दिया ओ का, उस पॉइंट को नाम दे दिया ये ओ का। अब मुझे थीटा डिग्री फाइंड करना, मुझे थीटा की वैल्यू नहीं गिवन, मुझे गिवन क्या है कि पी पॉइंट ने एक्सट्रीम पॉइंट्स के साथ φ1 एंड φ2 डिग्री का एंगल तैयार किया। मुझे सिर्फ ये गिवन है, मुझे इसकी टर्म्स के अंदर एंगल लेके आना, मुझे इसकी टर्म्स के अंदर ही एंगल लेके आना। तो मैंने क्या किया? स्मॉल एंगल, ये आर वेक्टर और ए वेक्टर ने, ए ने मिलके जो एक स्मॉल एंगल तैयार किया ना, मिलके ये जो स्मॉल एंगल तैयार किया ना, हमने इसे फाई का नाम दे दिया, ठीक है। सो दैट जब ये स्मॉल एंगल को मैं इंटेग्रेट करूं, ये वाले स्मॉल एंगल को जो इंटेग्रेट करूं, इंटीग्रेट करके मेरे पास φ1 एंड φ2 निकल के आए, ठीक है। ये स्मॉल एंगल को मैंने कंसीडर कर दिया ट्राइंगल के बीच में, इन ट्राइंगल पीओसी एंगल OPC इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा? इन ट्राइंगल POC राइट एंगल एट C थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 90 डिग्री माइनस 5। थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है?
90 डिग्री माइनस 5, देख लो चाहे फिगर के अंदर, ठीक है। तो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी, 90 डिग्री माइनस 5 किसके इक्वल निकल के आ रहा है, cos फाइ के इक्वल निकल के आ रहा है। आपको मालूम है ये 10th क्लास का फॉर्मूला लगा के 90 डिग्री साइन को कन्वर्ट कर देता है cos में, ये आ गया cos फाइ के इक्वल, ठीक है। अब cos फाइ इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल पीओसी cos फाइ की वैल्यू देखिए, cos फाइ मेरा निकल के आ रहा है a अपॉन r, cos फाइ मेरा निकल के आ रहा है a अपॉन r। चेक कर जाओ साथ साथ फिगर को, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है ये टॉपिक, आर्टिकली बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसके कल न्यूमेरिकल्स करेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग है इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो यहां से मैंने r की वैल्यू निकाली, r मेरा निकल के आ रहा है, अब r की वैल्यू भी मैंने निकाली इन टर्म्स ऑफ फाइ, वो आ रही है a cos फाइ, ठीक है, a अपॉन cos फाइ, r की वैल्यू मेरे पास निकल के आ रही है a अपॉन cos फाइ, इन दोनों को इक्वल रख के निकल के आ रही है, इन दोनों को इक्वल रख के निकल गया। इसी तरह से इसी ट्राइंगल के अंदर, सेम ट्राइंगल के अंदर, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, tan फाइ की वैल्यू देखिए। अब tan फाइ कैसे निकल के आ रहा है, ये CO हमने क्या माना था L, ऑलरेडी CO को क्या कंसीडर किया हुआ L, तो tan फाइ मेरा निकल के आएगा L अपॉन A, तो यहां से L की वैल्यू निकाली A tan फाइ, L की वैल्यू मेरे पास निकल के आ रही है A tan फाइ, L की वैल्यू मेरे पास निकल के आ रही है A tan फाइ, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फाइ, विद रिस्पेक्ट टू फाइ, तो क्या निकल के आएगा, dl अपॉन डी फाइ इज इक्वल टू a tan का फाइ से क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर फाइ, ये dl की वैल्यू निकल के आ गई फाइ की टर्म्स के, ये dl की वैल्यू निकल के आ गई फाइ के टर्म्स के, ठीक है। अब ये सारा किया क्यों, उसके ऊपर बात करते हैं, ध्यान से देखिए यार। प्रॉब्लम पता क्या निकल के आ रही थी, अगर मैं इसका इंटेग्रेट करता, अगर मैं इसका इंटेग्रेट करता, मेरे ध्यान से सुनो बात, ठीक है। तो वेरिएबल टर्म मेरी निकल के आ रही है फाइ, फाइ इज द वेरिएबल टर्म, क्यों फाइ वेरिएबल टर्म क्यों है, क्योंकि आइडियल फिक्स्ड थोड़ी ना, यहां पर आइडियल तो बार बार एंगल चेंज करता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा फाइ की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, फाइ की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज हो जाती है। अब थीटा अगर वेरिएबल टर्म निकल के आ रही है, ठीक है, थीटा की वैल्यू की बात कर रहा हूं, थीटा इज द वेरिएबल टर्म, क्योंकि आइडियल क्या होता जाएगा, हाँ जी जसलीन क्या कह रहे हो, जसलीन क्या नहीं समझ आया, बोल के बताइए। बेटा अपन cos फाइ देख रहे हैं बेटा, cos थीटा नहीं देख रहे, ठीक है। वी आर कंसिडरिंग द cos फाइ, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। मोर ओवर जो बात मैं अभी बता रहा हूं, ये सारा इतना जमाल हमने किया क्यों, उसके ऊपर बात कर रहा हूं मैं, जमाल करने के बाद बात कर रहा हूं कि इतना जमाल किया क्यों है मेरे बच्चे। जब मैं इसे इंटेग्रेट करूंगा तो इसमें वेरिएबल टर्म क्या निकल के आ रही है, फाइ निकल के आ रही है, वेरिएबल टर्म मेरे पास फाइ निकल के आ रही है, r इज ऑल्सो दी वेरिएबल टर्म, r भी मेरी क्या निकल के आ रही है, वेरिएबल टर्म निकल के आ रही है। क्यों, करंट एलिमेंट एक ही जगह पर थोड़ा ना रहेगा, करंट एलिमेंट तो अपनी पोजीशन चेंज करता जाएगा ना, करंट एलिमेंट अगर अपनी पोजीशन चेंज करता जाएगा तो r की वैल्यू भी चेंज होगी, फाइ की वैल्यू भी चेंज होगी, थीटा की वैल्यू भी चेंज होगी, तो थीटा एंड i मेरा क्या निकल के आ रहे हैं, वेरिएबल टर्म्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा dl तो ऑलरेडी मेरा क्या है,
छोटी सी वैल्यू है, ठीक है। अब इंटेग्रेट किसकी टर्म्स में करूं, मेरे पास यहां पर दो डिफरेंट वेरिएबल्स निकल के आ रहे हैं। इंटीग्रेशन हमेशा सिंगल वेरिएबल के टर्म में ही होता है, इंटीग्रेशन हमेशा सिंगल वेरिएबल की टर्म के अंदर ही होता है। तो डीएल भी मेरा वेरिएबल है, साइन थीटा भी मेरा वेरिएबल है, आर स्क्वायर भी मेरा वेरिएबल है। तो हमने क्या किया, डीएल, साइन थीटा एंड आर स्क्वायर, जो मेरे पास ये तीन वेरिएबल्स निकल के आ रहे हैं ना, इनकी वैल्यू एक ही वेरिएबल की टर्म्स में निकाली, दैट इज 5। एक ही वेरिएबल के टर्म में निकालनी है, दैट इज 5। इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ 5, ठीक है। फिर आर की वैल्यू निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ 5। अब ये देखिए, थीटा की वैल्यू निकाली मैंने इन टर्म्स ऑफ 5, फिर मैंने आर की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ 5। ए मेरा फिक्स्ड रहेगा, ए नहीं चेंज होने वाला, पी पॉइंट क्यों भी चेंज नहीं होगा, सी पॉइंट भी चेंज नहीं होगा, वायर का डिस्टेंस फ्रॉम द पी पॉइंट विल नेवर चेंज, ठीक है। एक बार आपने पी पॉइंट फिक्स्ड कर लिया, वायर भी फिक्स्ड कर ली, तो वो चेंज नहीं होना। ए इज ऑल्सो ए कांस्टेंट वैल्यू। तो मेरे पास क्या क्या निकल के आ रहा है, जितनी भी वेरिएबल टर्म्स हैं अब सारी की सारी 5 की टर्म्स में आ रही, थीटा भी 5 में आ गया, आर भी 5 में आ गया, और तो और डीएल भी मेरा 5 की टर्म्स में निकल गया, डीएल भी मेरा 5 की टर्म्स में निकल गया। सो दिस इज द रीजन कि इस आर्टिकल के अंदर हमने तीन तीन वेरिएबल टर्म्स को एक सिंगल वेरिएबल टर्म के अंदर लेके आए। अब ये जितनी भी वैल्यूज निकाली हैं, सारी की सारी वैल्यूज मैं किस में पुट करने वाला हूं, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने वाला हूं। इसे नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1, इसे नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का नाम, ठीक है जी। अब क्लियर होगी बात, अब क्लियर होगी बात। ठीक है, क्लियर हो रही बात। अब ये सारी वैल्यूज मैं 1 के अंदर पुट कर दूंगा, पुट दीज वैल्यूज इन 1। जितनी भी आपने वैल्यूज निकाली है, आर की, डीएल की, साइन थीटा की सारी मैं अब 1 के अंदर पुट करने वाला, ठीक है। पुट दीज वैल्यूज इन 1, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, ठीक है। मैं नाम दे देता हूं इन वैल्यूज को, ठीक है। इन वैल्यूज को नाम दे दो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, cos 5। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, ये इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो, ये इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दो। तो क्या लिखो, पुट 3, 2, 3 एंड 4 इन 1। तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डीएल की वैल्यू पुट की a सीकेंड स्क्वायर पाई डी पाई, इसी तरह से साइन थीटा की वैल्यू पुट की cos पाई, इसी तरह से r की वैल्यू पुट की a स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, ठीक है। अब ये a की कटिंग हो रही है ये a स्क्वायर के साथ, ठीक है जी। सीकेंड स्क्वायर का अगर रेसिप्रोकल लोगे तो इनकी cos फाई और सीकेंड फाई की आपस में क्या हो जाएगी, कटिंग। तो ये सारी कटिंग वगैरह करके म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, तो ये क्या बच रहा, cos फाई बच रहा बेटा। ये वाला इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये cos स्क्वायर फाई बनेगा, तो ये ऑलरेडी cos स्क्वायर फाई बना, तो इनकी कटिंग हो जाएगी, तो इनकी कटिंग हो जाएगी। तो मेरे पास ये चीज निकल के आ रही है, चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशंस देख लो, किसी को अगर कैलकुलेशन में कोई भी गया check out the x to y
ठीक है, करंट की डायरेक्शन में बताऊंगा आपको, अभी उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, करंट की डायरेक्शन के ऊपर मैं बात करूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास निकल के आ रहा है। अब जो ये इक्वेशन निकल के आ रही है मेरे पास, जितनी भी सारी, अब ये मेरी क्या आ रही है, सिंगल वेरिएबल की टर्म के अंदर निकल के आ रही है। ये जितनी भी इक्वेशन मेरे पास निकल के आ रही है, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ये सारी की सारी सिंगल वेरिएबल की टर्म के अंदर निकल के आ रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका इंटेग्रेट करूंगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस चीज का इंटेग्रेट करूंगा। तो इंटेग्रेट करके मेरे पास क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन ए इंटीग्रेशन कॉस पाई डी पाई। अब एंगल की तरफ आते हैं। ठीक है, डी पाई की वैल्यूज की तरफ आते हैं। डी पाई, अब ये पाई, ठीक है, ये पाई की अपर लिमिट निकल के आ रही है फाई 1, लोअर लिमिट की क्या निकल के आ रही है, फाई 2 निकल के आ रही है। ये जो फाई मेरा वेरिएबल टर्म निकल के आ रहा है, इसकी एक लिमिट निकल के आ रही है फाई 1, दूसरी लिमिट निकल के आ रही है फाई 2। ठीक है, इस बात को समझिए। ठीक है, इस बात को समझ के चलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये चीज ऐसे निकल के आ रही है, ये मेरा क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 90 डिग्री पे, ये एंगल मेरा फाई निकल के आया। इसकी डायरेक्शन देखिए, ये एंगल की डायरेक्शन ये निकल के आया, ये एंगल की डायरेक्शन मेरी इस तरह से निकल गया। एंगल की डायरेक्शन देखिए। ठीक है, सॉरी, इस एंगल की डायरेक्शन गलत बना दी, ये एंगल की डायरेक्शन ऊपर निकल गया इस तरह से, और ये वाले एंगल की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है। दोनों के डायरेक्शन चेक करो। ठीक है, अब आपको याद होगा पोलर फॉर्म के अंदर जब भी इसे लिखते हैं तो पोलर फॉर्म में ये फाई 2 माइनस में रिप्रेजेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो ये माइनस में आता है, ये पॉजिटिव में आता है। मेडिकल वाले बच्चे ध्यान दो इस बात को। अगर आप पोलर फॉर्म के अंदर इसे मान के चल रहे हो, ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी एंगल निकल के आता है उसे नेगेटिव कंसीडर करो, जो अपवर्ड डायरेक्शन में एंगल निकल के आ रहा है उसे पॉजिटिव कंसीडर करो। तो ये फिगर बड़ी ध्यान से याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में यही चीज याद रखनी है आपको, यही चीज आपको न्यूमेरिकल्स में याद रखनी। ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, ओवरऑल कंक्लूजन, मैंने इसकी इंटीग्रेशन की, तो यहां पर मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, तो cos पाई मेरा निकल के आ रहा है साइन पाई। cos पाई का इंटीग्रेट क्या होता है, साइन पाई। cos पाई का इंटीग्रेट क्या निकल के आता है मेरे पास, साइन पाई। ठीक है, बाद में ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो b इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 माइनस साइन माइनस फाई 2, साइन माइनस फाई 2। ठीक है ना, अब यहां पर एक चीज नोट करके चलिएगा, एंगल्स की डायरेक्शन एक दूसरे के साथ ऑपोजिट है, इसलिए ये वाले एंगल को मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, तो ये वाले एंगल को मैंने नेगेटिव कंसीडर कर लिया। पोलर फॉर्म के साथ भी याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ रही है, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, तो एक की डायरेक्शन पॉजिटिव, दूसरे की डायरेक्शन नेगेटिव। अच्छा, अब मुझे मालूम है, एक रिजल्ट मालूम है, साइन माइनस थीटा वो होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाला माइनस का साइन क्या निकल के आ जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा। तो मेरे पास ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आया, म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, इस तरह से ये मेरा रिजल्ट निकल के आया, ये मेरा रिजल्ट निकल के आया। ठीक है, इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए, ये मेरा रिजल्ट निकल के आ रहा है। अब डायरेक्शन की बात करता हूं। डायरेक्शन, अगर इसकी डायरेक्शन की तरफ जाएं, सपोज करो यहीं से निकालते हैं, ये आई करंट जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाया, तो पी पॉइंट के ऊपर राइट हैंड थंब, तो ये डायरेक्टेड इनवर्ड जा रही है।
ठीक है, तो कैसे लिखोगे? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड। ठीक है जी, तो ये मेरे 2 आर्टिकल्स आज निकल के आए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये आर्टिकल को अच्छी तरह से समझो, ये आर्टिकल्स में बारीक बारीक पॉइंट्स है, उसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, कल याद रखिएगा, कल वाला सेशन मिस मत करिएगा। कल वाले सेशन के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। कल हम इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। ये टुमारो, ये कल की बात निकल गया, इसी आर्टिकल के रिलेटेड। और इस आर्टिकल के स्पेशल केसेस न्यूमेरिकल्स के अंदर ही डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, अच्छी तरह से समझ लो कि वेरिएबल टर्म मेरी यहां पर 3 निकल के आ रही थी, तो वेरिएबल टर्म्स को हमने सिंगल वेरिएबल टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए इतना झोल किया इस आर्टिकल के अंदर। तो मेरे आज यहां पर 2 आर्टिकल्स हो गए कंप्लीट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ठीक है, उसमें सेंटर में फाइंड करना था, एंड स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट ए पी पॉइंट फाइंड किया। अब इनके न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं, कल इन टॉपिक्स के पहले न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर नए टॉपिक की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलिए आज सिर्फ इतना ही।